जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा सीटें लेने वाली पार्टी आरजेडी से बेहतर रहा है। 62% का स्ट्राइक रेट, 10% आरजेडी का स्ट्राइक रेट कम रहा है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि आज का जश्न अपने आप में बहुत अहम और खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का इंतजार है और ये इंतजार उस वक्त थमेगा, ये जोश उस वक्त कुछ और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे। कुछ लोग अपने हाथों में स्लोगन्स लिखकर लेकर आए हैं प्रधानमंत्री की तारीफ में, साथ ही वहां पर देशभक्ति के गाने गाए जा रहे हैं। कुछ लोग झाल मंजीरे के जरिए प्रधानमंत्री के लिए गाने गाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं हूं अमीश देवगन। पटना से दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी बिहार विजय का जश्न मना रही है, क्योंकि दिवाली से पहले एनडीए और बीजेपी ने चौतरफा सियासी धमाका कर दिया है और मुद्दा सिर्फ बिहार में जीत का नहीं है। 10 राज्यों में विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर जीत हासिल करी। लगभग 59 सीट पर यह चुनाव हुआ। इनमें पूरब से पश्चिम तक और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक हर राज्य शामिल है। तो क्या यह मोदी लहर का बड़ा संकेत है, क्योंकि इन 10 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का स्ट्राइक रेट करीब 68% है। बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट करीब 62% है, जबकि बीजेपी से एक सीट ज्यादा जीतने वाली आरजेडी का स्ट्राइक रेट बीजेपी से 10% कम है। इसी शानदार कामयाबी का जश्न आज भारतीय जनता पार्टी मना रही है। तो आज इन्हीं तमाम चुनावी नतीजों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। ब्रांड मोदी का कमाल, विपक्ष बेहाल। भारत माता की लालटेन के जमाना गई। ये डबल युवराज बिहार के लिए नहीं सोच सकते। बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। तो अब ब्रांड मोदी की ताकत का विश्लेषण, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। जेडीयू की सीट कम होने का मतलब लोगों की नाराजगी है। प्रधानमंत्री मोदी की केवल 12 रैलियों ने हवा का रुख मोड़ा। इसके अलावा पीएम मोदी ने 109 सीट कवर की, 66 पर जीत, यानी 61% स्ट्राइक रेट रहा। 2015 के मुकाबले बिहार को 21 सीटें, बीजेपी को बिहार में 21 सीटें ज्यादा मिली, यानी फायदा हुआ। 10 राज्यों में जो विधानसभा सीटें थी उसमें बिहार बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली, वहां पे भी स्ट्राइक रेट अच्छा है। उपचुनाव में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी का डंका देखने को मिला। और यही कमाल है कि प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, जो कि दिल्ली स्थित है, वहां पर इंतजार हो रहा है। जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये वहां के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे साथ आज बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा के अंदर। आप देख सकते हैं मंच सजा हुआ है। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और बीजेपी दफ्तर में अपना भाषण देंगे, और उस भाषण का इंतजार इस समय देश कर रहा है। यह आदेश गुप्ता है, दिल्ली प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, जो कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह बीजेपी दफ्तर में मौजूद है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ देर में हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे नतीजों पे बात करने के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज करी है। 28 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज करी है, जो कि बड़ा है। मेरे साथ देवेंद्र फडणवीस जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रभारी बिहार के। आप देख सकते हैं नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, अमित शाह सब मंच पर पहुंच गए हैं। अमित शाह पूर्व
अध्यक्ष है बीजेपी के, मौजूदा गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी भी पूर्व अध्यक्ष है और राजनाथ सिंह भी पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा में डिफेंस मिनिस्टर भी है। तो तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद हैं। संजय मयूख बीजेपी के मीडिया कोऑर्डिनेटर, अरुण सिंह बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तमाम प्रवक्ता बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, चाहे वो संबित पात्रा हो, चाहे वो बीजेपी सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे वो पेशे से वकील गौरव भाटिया हो, तमाम चाहे वो राज्यवर्धन राठौड़ हो, वो भी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में आएंगे। मित्रों, हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग जी से निवेदन करता हूं कि पट्टा उड़ा करके उनका अभिनंदन करें। तरुण चुग जी। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय अभिषेक झा है जेडीयू से, अभय दुबे हैं कांग्रेस से, सारिका पासवान है नेता आरजेडी की। अभय दुबे, मैं आपका रुख करता हूं और मेरा सीधा सवाल आपसे। अभय दुबे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो कि इस समय महत्वपूर्ण है, कि कांग्रेस का प्रदर्शन और स्ट्राइक रेट दोनों बड़ा खराब रहा है पूरे देश के अंदर। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कई जगह आपकी जमानत जब्त हो गई। अमीश देवगन जी, उपचुनाव के संदर्भ में तो मैं यही कहूंगा कि जहां भी सरकार होती है, उपचुनाव आमतौर पर सरकारों की तरफ झुकता है। हाँ, मेरी पार्टी के प्रति सद्भावना व्यक्त करने के लिए धन्यवाद। हम आत्मचिंतन, आत्ममंथन, आत्मलोचन करेंगे और कोशिश करेंगे कि दृढ़ता से राहुल गांधी जी के साथ मिलकर, सोनिया जी के साथ मिलकर हम सब लोग कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन अच्छा करें, क्योंकि इसमें संदेह नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो प्रोमिसेस किए हैं, आज तक जो देश से वादे किए हैं, उनको पूरा किया है। और भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड, क्या आपको लगता है कि ब्रांड मोदी की ताकत इतनी बड़ी है कि उस ताकत के आगे आप लोग लाचार हो जाते हैं? और वही एग्जैक्टली देखने को मिलता है, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो जहां पर नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल था, लेकिन नरेंद्र मोदी गए, मोदी फैक्टर ने चीजों को बदल दिया। बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है। मैं आज सुबह से उसका मैं आकलन कर रहा हूं, बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 110 पे लड़ी और 74 जीती, जबकि तेजस्वी यादव की पार्टी 144 पे सीटों पे लड़ी और 75 जीत के आई है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट अबव 60% है और कांग्रेस का हालांकि स्ट्राइक रेट बेहद खराब है, 27% के करीब है। अमीश देवगन जी, 2010 में जब नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, तब भारतीय जनता पार्टी की 90 सीटें थी, 91 जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए 2015 में, वो 40 सीटें कम, स्ट्राइक रेट की व्याख्या तब भी कीजिए, 53 सीटों पर सिमट गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के 3 सीट, या तो आप समझना नहीं चाह रहे या आप अनजान बन रहे हैं। आप अनुभवी आदमी हैं। 15 साल का नीतीश कुमार का शासन है, 15 साल के शासन के बाद वो सरकार रिपीट हो रही है। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट उस सरकार के लिए कुछ नहीं हो सकता। और नरेंद्र मोदी वो सरकार अगर रिपीट कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने गुजरात के इलेक्शन को भी बड़ा क्लोजली कवर करा है, गुजरात का इलेक्शन भी सबसे टफ इलेक्शन था। मुझे लगता है गुजरात के इलेक्शन के बाद बीजेपी के लिए, जो अब की बीजेपी है, सबसे टफ इलेक्शन बिहार का इलेक्शन था, बट दे हैव मैनेज्ड टू डू इट। वो कोविड का हाल हो, इकोनॉमी का हाल हो, लेकिन उसके बावजूद जनता ने विश्वास दिखाया। सिर्फ बिहार में नहीं, अब मध्य प्रदेश जिस राज्य से आते हैं वहां पर आप देखिए क्या हाल हुआ है आपका। आप उसको बदलाव का चुनाव कह रहे थे, वहां पर क्या हाल शुरू है आपका। उत्तर प्रदेश में तो आपकी कहानी बहुत खराब है, लेकिन जमानतें जब्त हो गई है वहां पर। कल एक टेलीविजन शो में ओवैसी साहब ने बोला, आई वांट टू कोट हिम, असदुद्दीन ओवैसी, यू मस्ट हैव हर्ड हिम। मिस्टर ओवैसी हैज सेड कि कांग्रेस की लीडरशिप, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, इंपॉर्टेंट हो चुकी है। देखिए, He has used this hard term. उन्हीं को शोभा देता है। पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो चुका। आप मेरे बहुत अच्छे मित्र और सबसे पसंदीदा पत्रकार हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं एंकर हूं और आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। देखिए अमीश जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जो चमत्कार किया है, वो C³ से किया है। चिराग पासवान, चुनाव आयोग और चचा ओवैसी। चचा ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी नियोजित रूप से जहाज में तेल डला के वहां भेजती है जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, और चचा साहब खूब उनकी हाजिरी में और उनकी ड्यूटी निभाते हैं। एलजेपी के लाल को नीतीश का चिराग बुझाने के लिए भाजपा ने आगे तो किया ही किया,
साथ में उन्होंने ये भी संदेश दे दिया कि ये जो सारी नाकामी थी ये नीतीश की थी, तो आप इसलिए एंटी इनकम्बेंसी स्ट्रेटेजिकली बीजेपी ने अपने आप पर से हटा लिया। अबे जी, मैं सुनिए ना काउंटर मैंने अब अबे जी क्या आप चाहते हैं कि असाउद्दीन ओवैसी चुनाव ही ना लड़े? उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का? तो इसका मतलब आप चाहते हैं असाउद्दीन ओवैसी चुनाव ही ना लड़े? कांग्रेस जो लोकतंत्र की इतनी बड़ी प्रहरी बनती है, वो कहती है कि लोकतंत्र में ओवैसी चुनाव न लड़े क्योंकि इससे हम हार जाते हैं, क्योंकि मुसलमान वोट हमारे बढ़ते हैं। यानी आपका पूरा समीकरण मुस्लिम यादव का था, ओवैसी ने वो खराब कर दिया। ओवैसी ने खुद 5 सीटें जीती। मैं तो ये चाहता हूं कि ओवैसी जी लड़े। उन तेलंगाना जिस प्रदेश से आते हैं वहां सिर्फ 9 सीटों पे, मतलब वो उसकी शहर के पुराने शहर के बाहर भी नहीं लड़ते हैं, पता है आपको। और 24 सीटों पर बिहार में लड़ते हैं, वो झारखंड में लड़ने आते हैं, वो महाराष्ट्र में आते हैं, उत्तर प्रदेश में आते हैं, और वहां जहां भारतीय जनता पार्टी सूची देती कि इन्हीं सीटों पर आपको लड़ना है, इससे फर्क पड़ना है। मैं आपके पास वापस लौट के आऊंगा, मैं बीजेपी के पास भी वापस लौट के आऊंगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जॉइन्स मी टुनाइट। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिनंदन है आपका, और आपने जो कहा वो करके दिखा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार धमाके के साथ बनवा के दिखा दी। योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस, सिंधिया साहब। अमीश, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित किया, और आपको और आपके द्वारा आपके दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। ये जीत जो हुई है, ये जनादेश की जीत हुई है। जनता के समक्ष हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लोग नतमस्तक हैं, और ये जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्राथमिक तौर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी की जो जन कल्याण की योजना है केंद्र में, जिससे हर व्यक्ति हर राज्य में प्रभावित है। और उसी के साथ राज्य में शिवराज सिंह जी की सरकार, हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री सुहास भगत जी, और सारे नेताओं और पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने जी जान लगाई इस चुनाव को जीतने के लिए। तो हम इस जनादेश के समक्ष हम लोग नतमस्तक हैं, हम लोग संकल्पित हैं। जो विकास और प्रगति का संदेश हमने दिया 5 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की जनता को, प्रादेशिक स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, उसी का नतीजा आज इस जनादेश में आया है, और वही संकल्प को हम अगले 3 साल में भी पूरा करेंगे। सिंधिया साहब, मेरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये डबल धमाका है। बिहार में भी बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बन रही है, हालांकि नीतीश कुमार सीएम होंगे, और शिवराज सिंह चौहान की भी वापसी हो रही है। लेकिन इस चुनाव को बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा था, जो पूरे देश में उपचुनाव हुए और जो बिहार का चुनाव हुआ, क्योंकि ये कोविड काल के बाद का चुनाव था। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी फैक्टर है देश भर में, जिसको राइट ऑफ करने की पिछले 7 महीने में भी भरपूर कोशिश हुई, और खासतौर पे जब से ट्रंप चुनाव वहां पर हारे, या फिर जो भी अमेरिका के चुनाव में हुआ, उसमें भारत का चुनाव का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से कहा गया अब नमस्ते ट्रंप हो गया तो नमस्ते मोदी भी हो जाएगा देश भर में? देखिए, कई ऐसे लोग हैं जो जनता से कटे हुए होते हैं, और जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित किया हो, हर पद पर रहकर केवल एक ही लक्ष्य रखा हो कि जन कल्याण हो, वो व्यक्ति ने 130 करोड़ जनता के दिल में स्थान पाया है। उनका नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और जो भी लोग जनादेश को नकारने की कोशिश करते हैं, और जिस व्यक्ति ने लोगों के दिल में स्थान पाया है उसे नकारने की कोशिश करते हैं, उनको ही जनता जनादेश के आधार पर नकारता है। और यही आपने मध्य प्रदेश में देखा है, यही आपने गुजरात में देखा है, यही आपने कर्नाटक में देखा है, यही आपने बिहार में देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर की आप तस्वीरें इस समय लाइव देख रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। लेकिन इस चुनाव को 15 साल बनाम 15 महीने का नाम दिया गया। 15 महीने के काम की बात की गई। कमलनाथ ने, जो कि पूर्व सीएम है, क्या कहना चाहते हैं आप? 15 महीने में वहाँ एक मुख्यमंत्री नहीं थे अमीश, वहाँ एक सीएम थे, एक सुपर सीएम थे। सीएम कमलनाथ जी थे, सुपर सीएम दिग्विजय सिंह जी थे, और इन दोनों की जोड़ी ने बहुत काम किया मध्य प्रदेश में। इतना भ्रष्टाचार किया
उस सरकार ने ऊपर से नीचे तक और उसी के साथ जो वचन पत्र था, जो वे कहते थे कि हमारा धर्म ग्रंथ है, उसे कागज के टोकरी में फाड़ के फेंकने का काम इन दोनों ने किया। और जब इन विषयों को मैंने उठाया तो मुझे सलाह दी गई आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा कि सड़क पे उतरो, तो मैं सड़क पे उतर गया। एक चीज, कुछ बेहद आपत्तिजनक बयान भी कांग्रेस की तरफ से आए। एक कैंडिडेट ने कहा कि ये भूखा नंगा है मौजूदा जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, और इमरती देवी को लेकर तो पूर्व मुख्यमंत्री की टिप्पणी इतनी भद्दी थी कि उसको यहां पर बोलना भी सार्थक नहीं होगा। आइटम शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि इमरती देवी चुनाव अपना हार गई। सब जो शब्द उपयोग किए गए इमरती जी के प्रति, मेरे प्रति जो शब्द कांग्रेस ने उपयोग किए हैं, मैं तो उसको दोहराना भी नहीं चाहता। मैंने मंचों से जवाब नहीं, दिया मैं बता देता हूं, मैंने तो कुछ ट्वीट्स को पढ़ा और कुत्ते तक के शब्द बोले गए, माफी करिए लेकिन ये शब्द बोला गया, मतलब इस तरह के शब्द बोले गए जो कि ट्विटर टाइमलाइन पे सबके अवेलेबल है। मुख्यमंत्री के बारे में नालायक बोला गया, भूखा नंगा बोला गया, मेरे द्वारा क्या क्या नहीं बोला गया। और मुझे तो आश्चर्य है कि लोग कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जब मेरे पूज्य पिताजी 30 साल कांग्रेस में थे और अपने जीवन के अंतिम सांस तक उस पार्टी की सेवा की, जब मैं 20 साल कांग्रेस में था, तब इन लोगों के मुंह क्यों बंद थे? तब इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं किया? और मैंने उसी समय कहा था कि इन शब्दों का सब पूरा जो जवाब है, क्योंकि राजनीति में भी अमीश थोड़ा सर हमें मेंटेन करना होगा, क्योंकि जनता देखती है हमारे तरफ रोल मॉडल की तरफ, और अगर हम ही इस निम्न स्तर पर आ जाएंगे तो फिर क्या उद्देश्य और क्या उदाहरण हम दे रहे हैं। तो मैंने उस समय भी सभी चैनल्स को कहा था कि इन सब शब्दों का जवाब जनता 3 तारीख को देगी, जो 10 तारीख को डब्बा खोल के देश के सामने आएगा। और वो नतीजा देश के सामने आ गया। इन शब्दों का जिन प्रयोग किया गया, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को जवाब मध्य प्रदेश की जनता ने दे दी। एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि कई मंत्री चुनाव हार गए हैं, तुलसी सिलावट, महेंद्र सिंह, इमरती देवी चुनाव हार गई हैं। ये प्रत्याशी बड़े मार्जिन से जीते हैं, क्या ये बीजेपी के लिए? नहीं, माफ करिए, इमरती देवी समेत 3 मंत्री चुनाव हार गए हैं, क्या थोड़ी चूक हो गई है? तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह और सिसोदिया जैसे प्रत्याशी 2018 के मुकाबले जीते हैं, बड़े मार्जिन से जीते हैं वो लोग। 2018 के मुकाबले जी देखिए, इस चुनाव में जरूर हमारे कुछ प्रत्याशी निकल नहीं पाए। अब जनादेश है, जनादेश के समक्ष हम लोग नतमस्तक हैं। और पर मैं मानता हूं कि जो एक अभूतपूर्व जीत हुई है, इसमें 28 सीटों में से 19 से 20 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो लोग कांग्रेस के अंदर कहते थे कि अगर एक सीट भी बीजेपी जीतेगी तो हम राजनीतिक संन्यास लेंगे, खास करके पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ये मंच से कहा था, तो मैं आपके चैनल के द्वारा उनसे विनम्रपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके संन्यास न लें, क्योंकि जितने दिन वे राजनीति में रहेंगे उतना बेहतर प्रदर्शन भाजपा के लिए होगा, क्योंकि जनादेश उनके। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं सिंधिया जी, वो तो बिहार में आपकी पार्टी की जीत हुई है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बड़े हैं, वो चाचा है, उनको भतीजे को सीएम बना देना चाहिए, तेजस्वी को सीएम बना देना चाहिए, यानी महाराष्ट्र रिपीट कर देना चाहिए। जो लोग जनादेश को नकारने की कोशिश करते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने भी ये भी कहा कि मध्य प्रदेश में ईवीएम टैंपरिंग हुआ है इसलिए भाजपा जीती है। तो जिनका एक खिलाड़ी का स्पिरिट ना हो, हार हो तो गलत और जीत हो तो सही, जिनका एक मैं मानता हूं कि एक विनम्रता होनी चाहिए हार में भी और विनम्रता होनी चाहिए जीत में भी। जो जनादेश, अभूतपूर्व जनादेश हमें मिला है, इससे जरूर खुशी तो हुई है हमको, पर इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी हमको मिली है और उस जिम्मेदारी पर संकल्पित होकर हम लोग जमीन पर उतरेंगे। ये विश्वास आपके चैनल के द्वारा हम मध्य प्रदेश की जनता को भी देना चाहते हैं। लेकिन आप बात करें, राहुल गांधी ने भी मोदी वोटिंग मशीन कहा था बिहार चुनाव के अंदर ईवीएम को, और कल से तो ईवीएम का रोना आप देख ही रहे हैं, शुरू हो चुका है कि ईवीएम गलत थी।
कोई कह रहे हैं मंगल ग्रह, अगर मंगल ग्रह से सैटेलाइट ऑपरेट हो सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं ब्लूटूथ से ऑपरेट हो सकती, ये तक कहा जा रहा है कुछ नेताओं द्वारा। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूं कि जो जनादेश को नकारेगा उसे जनता नकार देगी, और इसीलिए कांग्रेस की आज ये स्थिति हो चुकी है। मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट एक राजनीतिक दल जनता से कटती जाएगी, उतना ज्यादा जनता उस राजनीतिक दल से कटती जाएगी। क्या आपको लगता है ये जो जीत है इसमें मोदी फैक्टर था, शिवराज सिंह चौहान का मामा फैक्टर था, जरूर था, या ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर था? नहीं, मैं मानता हूं कि अगर इसमें कोई फैक्टर था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फैक्टर जरूर था, और इसी के साथ जो भाजपा का एक एक कार्यकर्ता ने ये चुनाव लड़ा जैसे कि वो स्वतः का चुनाव है। मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहकर इस तरीके का एक चुनावी संग्राम को देखा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लामबंद होकर पूरी तरह से लग जाता है। और मैं नतमस्तक हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति कि उन्होंने जिस मेहनत और लगन के साथ कार्य किया हो, पूरा श्रेय उनको जाता है और हमारे संयुक्त नेतृत्व को जाता है, जिसमें शिवराज सिंह जी हैं, विष्णुदत्त शर्मा जी हैं, उमा भारती जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, नरोत्तम मिश्रा हैं, नरेंद्र सिंह जी हैं, समस्त नेतृत्व को जाता है। दिग्विजय सिंह का कहना है, एक आखिरी सवाल, कि सिंधिया के जाने के बाद लोग कह रहे थे कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ग्वालियर चंबल में नई कांग्रेस अब खड़ी हो चुकी है और खड़ी हो गई है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूं। वे मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके विरुद्ध कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिरादित्य सिंधिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर्स का। जगत प्रकाश नड्डा बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर बोल रहे हैं प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। यह अभिनंदन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लाखों करोड़ों कार्यकर्ता की ओर से, जहां मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वहीं जो उन्होंने अथक प्रयास देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया है, वह सच में देश को एक नई दृष्टि और दिशा देने वाला है। यह भी चुनाव जो कल संपन्न हुआ, यह चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं था, यह चुनाव लद्दाख से लेकर के तेलंगाना और कर्नाटक तक के प्रदेशों के उपचुनाव भी थे। ये गुजरात से लेकर, मध्य प्रदेश से लेकर और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट तक के भी उपचुनाव थे। और इन चुनाव में बिहार समेत जिस तरीके की जीत भारत की जनता ने और बिहार की जनता ने दिया है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के कारण लोगों ने जो जन समर्थन दिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यह चुनाव कोविड के पश्चात, कोविड संक्रमण के पश्चात यह पहला बड़ा चुनाव था। हम सब के लिए भी बहुत दिक्कत की बात थी। समझ में नहीं आ रहा था कि कोरोना से, संक्रमण से लड़ते लड़ते इस चुनाव में लोगों को साथ लेकर के चलना कितना कठिन होगा, और कोरोना संक्रमण की दृष्टि से इस चुनाव में जनता अपना कितना योगदान कर पाएगी, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह था। लेकिन बिहार की जनता हो, मध्य प्रदेश की जनता हो, गुजरात की जनता हो, मणिपुर की जनता हो, लद्दाख की जनता हो, तेलंगाना की जनता हो या फिर कर्नाटक की जनता हो, सभी ने एक स्वर से कमल के निशान पर मोहर लगा करके आदरणीय मोदी जी के काम को उन्होंने मोहर लगाई है, यह हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। मित्रों, यह कोरोना का संक्रमण
यह कोरोना का संक्रमण, इसने बड़े शक्तिशाली देश को भी, उनके नेतृत्व पर भी प्रश्न खड़े किए। इस कोरोना के संक्रमण ने शक्तिशाली देश के भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को असहाय देखा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का 130 करोड़ के देश को जो नेतृत्व कोरोना के संक्रमण में मिला, और आपने जो टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाया, भारत की 130 करोड़ की जनता का बचाव किया गया, यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, हमें ध्यान में है कि जिस दिन कोरोना संक्रमण के लिए लॉकडाउन लगा था, उस दिन टेस्टिंग के लिए एक लेबोरेटरी होती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। लॉकडाउन के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को तैयार किया, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि 1650 टेस्टिंग लेबोरेटरीज यहां देश में खड़ी हैं। उस समय एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था, हम बाहर से मंगवाते थे। आपने उद्यमियों को प्रेरणा दी, उनको खड़ा किया, और आज भारत प्रतिदिन 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट बना रहा है। और देश को ही नहीं, दुनिया को अब ये पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भारत दे रहा है। उस समय हमारे पास एक वेंटिलेटर बनाने की ताकत नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने सबको प्रेरित करके 3 लाख वेंटिलेटर बना करके, भारतीय वेंटिलेटर, देश के लिए भी और बाहर के लिए भी व्यवस्था की है। 150 देशों को दवाई मुहैया कराई, पैरासीटामोल और HCQ। यानी हम सिर्फ भारत की जनता की मोदी जी ने चिंता नहीं की, दुनिया के लोगों की चिंता की गई कोरोना की अवस्था में, यह हमको समझना चाहिए। मित्रों, उसी तरीके से अगर हम जन कल्याण नीतियों को देखें, तो जो आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज दिया, यह छोटी घटना नहीं है। और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी और WHO के डायरेक्टर जनरल ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक विषयों के भी निराकरण किया है, और लोगों को उसमें अपने साथ शामिल करके उनके बचाव का काम किया। ये गरीब कल्याण पैकेज 1,70,00,000 का 80 करोड़ की जनता को मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं या 1 किलो दाल की व्यवस्था की गई, ताकि उनका चूल्हा जल सके। 8 करोड़ बहनों को 3 महीने के लिए गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया गया, ताकि उनका चूल्हा जल सके। 20 करोड़ बहनों के खाते में सीधा 500 रुपए पहुंचाकर उनके खाने की, चूल्हे की व्यवस्था हो सके, इस काम को किया गया। और उसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत, और आत्मनिर्भर भारत का रूप देखा आत्मनिर्भर बिहार, और बिहार की जनता ने मोदी जी के इस काम के लिए मोहर लगाई। इस बात को हमको समझना चाहिए। ये सीमांचल से लेकर के मखाने का उद्योग से लेकर और पशुपालन का विषय लेकर के और मत्स्य पालन का विषय को लेकर जो आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया है, उस पर भी बिहार की जनता ने अपनी मोहर लगाई है। उसी तरीके से पहली बार मोदी जी ने एक बिहार की जनता के सामने जो वायदा किया था 3 साल पहले कि हम 1,25,00,000 करोड़ का पैकेज देंगे, और हम सबको ध्यान में होगा कि मोदी जी ने पाई का हिसाब दिया, 1,25,00,000, और उसके बाद 40,000 करोड़ और बिहार को दिए। ये भी उसमें से निकल करके आया। और रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसी तरीके से 11 मेडिकल कॉलेज, उसी तरीके से 54,000 करोड़ रुपए हाईवेज के लिए, 13,000 करोड़ रुपए सड़कों के लिए नया जाल बिछाया गया, और डबल इंजन की सरकार को फिर से बिहार के लोगों ने मोहर लगाई। और जो मोदी जी ने खर्च यहां से भेजा, वो नीतीश कुमार जी ने वहां लगाने का प्रयास किया। इसलिए मित्रों, यह चुनाव
जन कल्याण नीतियों को मोदी जी ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया और बिहार की जनता में गुंडा राज के बजाय विकास राज को पसंद किया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए विकास की नई बहार के लिए आशाओं के साथ, आकांक्षाओं के साथ बिहार की जनता ने भी और देश के उपचुनाव की जनता ने भी अपने मोहर लगाई और भारतीय जनता पार्टी को चुना है। मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से मैं यहां बताना चाहता हूं, कुछ ही दिन पहले लद्दाख के ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ। वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई, धारा 370 भी वहां मोहर लगी और यूनियन टेरिटरी लद्दाख ने भी अपना पूरा योगदान किया। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव पर चुनाव जीतती गई है और चुनाव जीतने के साथ साथ लोगों के कल्याणकारी नीतियों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया है, उस पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। इस बार का चुनाव बिहार में हमें देखने को मिला किस तरीके से चुनाव को सच्चाई को दबा करके, गलत बातों को आगे ला करके वहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां की जनता ने बाहुबल को नकार दिया और विकास बल को मोहर लगाई। उन्होंने लूट राज को नकार दिया और डीबीटी राज को मोहर लगाई। उन्होंने लालटेन युग को नकार दिया और एलईडी युग का मोदी जी का उसको उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मित्रों, मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा देर नहीं रहूंगा। हम सब लोग उनकी बातों को सुनने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं और उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं सिर्फ संक्रमण काल में ही आपने जो हम लोग को दिशा दी, सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जब सारा देश लॉकडाउन था, जब सारी पार्टियां लॉकडाउन थी, तब आपने भारतीय जनता पार्टी को प्रेरणा दी और सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता लग करके हम लोगों ने कोरोना संक्रमण में सेवा ही संगठन पे काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस रुचि के साथ आप देश की सेवा कर रहे हैं, जिस मेहनत के साथ, और पार्टी को भी आप दृष्टि और दिशा दे रहे हैं, मैं पार्टी की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो यहां उपस्थित है और जो चैनल से भी इस बात को सुन रहा है, एक एक कार्यकर्ता आपके बताए रास्ते पर चलकर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, बिहार के चुनाव में एक बात बहुत आई, काबा काबा काबा, और उसमें से निकला ई बा, बिहार में ई बा। और सबसे बड़ी बात यह आई कि बिहार के चुनाव में विकास बा और विकास के साथ विकास को वोट बा और लूट को और गुंडा राज को चोट बा। ये भी हमको समझना चाहिए। आपने हमारी बात सुनी, आपका धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सब लोग, करोड़ों कार्यकर्ता मिल करके आपकी बताए रास्ते पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। भारत माता की। जो अभी आप नारा लगा रहे थे, मोदी है तो, मोदी है तो, मोदी है तो। 130 करोड़ देशवासियों के हृदय सम्राट, गांव गरीब किसानों के मसीहा, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ साथ करोड़ों देशवासी आपको सुनने के लिए आतुर हैं। कृपया संबोधित करें माननीय प्रधानमंत्री जी। तालियों के द्वारा मित्रों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।
मैं आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। धन्यवाद इसलिए नहीं कि उन्होंने चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सफलता दी है, इसके लिए तो वो हकदार है ही। धन्यवाद इसलिए क्योंकि लोकतंत्र के इस महान पर्व को हम सभी ने मिलकर बहुत उत्साह से मनाया है। चुनाव भले ही कुछ सीटों पर हुआ हो, कुछ क्षेत्रों में हुआ हो, लेकिन कल सुबह से लेकर देर रात तक पूरे देश की नजरें टीवी पर थी, ट्विटर पर थी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर थी। लोकतंत्र के प्रति हम भारतीयों की जो आस्था है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चुनाव नतीजों में हार जीत अपनी जगह है, लेकिन चुनाव की ये प्रक्रिया हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है। इसलिए मैं पूरे देश को बधाई देता हूं, कोटि कोटि देशवासियों का धन्यवाद करता हूं। इस चुनावों को सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग, देश के सुरक्षा बल और स्थानीय प्रशासन भी बधाई के पात्र है। कुछ चीजें तो हम देश में भूल गए हैं। आपको पता होगा, पहले जब चुनाव होते तो दूसरे दिन क्या खबर आती थी, हेडलाइन, इतने बूथ लूट लिए गए, इतने बूथ में रीपोलिंग होगा। आज हेडलाइन होती है, पहले से इतना परसेंटेज पोलिंग बढ़ा, पुरुषों से महिलाओं का पोलिंग बढ़ा, पोलिंग बूथ से व्यवस्थाओं से लोग, यानी पुरानी चीजें। बिहार में चुनाव मतलब इतने लोग मारे गए, इतने बूथ, यही खबरें रहती थी। एक भी पोलिंग बूथ में रीपोलिंग न होना, शांतिपूर्ण मतदान होना, और कोरोना के कारण मतदान कम होगा, ये सारी आशंकाओं को जहां जहां चुनाव हुआ लोगों ने निरस्त कर दिया। यही तो देश की ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में ये चुनाव कराना आसान नहीं था, लेकिन हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इतनी सशक्त हैं, पारदर्शी हैं कि इस संकट के बीच भी उन्होंने इतना बड़ा चुनाव करा करके दुनिया को भी भारत की ताकत की पहचान कराई है। साथियों, इन चुनाव परिणामों में भाजपा को, एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के लाखों कार्यकर्ता भाइयों बहनों को
जितनी बधाई दूं उतनी कम है। मैं हर कार्यकर्ता को, उनके परिवारजनों को हृदय से बधाई देता हूं। ये चुनावी नतीजे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी की कुशलता और प्रभावी रणनीति का भी परिणाम है। नड्डा जी को जितनी बधाई दें, मैं कहूंगा नड्डा जी आगे बढ़ो, आप कहिए हम सब आपके साथ हैं। नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो, नड्डा जी आगे बढ़ो। भाइयों और बहनों, कल जो चुनाव नतीजे आए उसका निहितार्थ बहुत गहरा है, उसके मायने बहुत बड़े हैं। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे, ये उसका और व्यापक विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में जीती, मणिपुर में कमल का झंडा फहरा दिया। भारतीय जनता पार्टी सुदूर पश्चिम में, कच्छ के रेगिस्तान में, अबडासा में गुजरात की सभी सीटें जीत ली। भाजपा को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विजय प्राप्त हुई और भाजपा को दक्षिण में कर्नाटका, तेलंगाना में भी सफलता मिली। इन दिनों 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी चुनाव हुआ। जैसे अभी नड्डा जी बता रहे थे लद्दाख में, उसी प्रकार से दीव, दमन और सिलवास में भी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार हो गया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जिसका परचम देश के नागरिकों ने ही पूरे देश में फहराया है। आप याद कीजिए, कभी हम 2 सीट पर थे, 2 और 2 कमरों से पार्टी चला करती थी। आज हिंदुस्तान के हर कोने में है। हर किसी के दिल में है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? इसका उत्तर कल जो नतीजे आए हैं उसी में मिल जाता है। साथियों, भारत के लोग, 21वीं सदी के भारत के नागरिक बार बार अपना संदेश स्पष्ट कर रहे हैं। अब सेवा का मौका उसी को मिलेगा जो देश के विकास के लक्ष्य के साथ ईमानदारी से काम करेगा। हर राजनीतिक दल से देश के लोगों की यही अपेक्षा है कि देश के लिए काम करो, देश के काम से मतलब रखो। कल जो नतीजे आए उन्होंने साबित कर दिया है कि आप काम करेंगे तो लोगों से आपको भरपूर आशीर्वाद भी मिलेगा। आप
खुद को समर्पित करेंगे, 2400 घंटे देश के विकास के बारे में सोचेंगे, कुछ नया करने की चेष्टा करेंगे, तो आपको नतीजे भी मिलेंगे। देश की जनता आपकी मेहनत को देख रही है, आपकी तपस्या को देख रही है, आपकी नीयत को देख रही है, और इसलिए चुनाव के समय बिना किसी भ्रम में पड़े जनता जनार्दन आपको वोट कठिनाई को बीच भी घर से निकल करके दे करके आती है। कल के नतीजों में देश की जनता ने फिर ये तय कर दिया है कि 21वीं सदी में देश की राजनीति का मुख्य आधार सिर्फ और सिर्फ विकास ही होगा। साथियों, हमारे यहां ये भी कई बार कहा जाता है कि बैंक खाते, गैस कनेक्शन, घर, स्वरोजगार के लिए सुविधाएं, अच्छी सड़कें, अच्छे रेलवे स्टेशन, बेहतर हवाई अड्डे, नदियों पर बनते आधुनिक पुल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऐसे मुद्दे चुनाव में अहमियत नहीं रखते हैं। सुना होगा आपने ऐसा। जनता ऐसे लोगों को बार बार ये कह रही है कि असली मुद्दे यही है। देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है, और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह, क्या हुआ मालूम है ना, जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। साथियों, आज देश भारतीय जनता पार्टी पर जो स्नेह दिखा रहा है, एनडीए पर जो स्नेह दिखा रहा है, उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा ने, एनडीए ने देश के विकास को, लोगों के विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया हुआ है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और हम सभी कार्यकर्ता उस संकल्प से बंधे हुए हैं, हम हर वो काम करेंगे जो देश को आगे ले जाए। हम हर वो फैसला लेंगे जो देश हित में हो, देश के लोगों के हित में हो। साथियों, आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित अपना प्रतिनिधित्व देखते हैं, अपना भविष्य देखते हैं। आज भाजपा ही देश की एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी है जो समाज के हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझती है, हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझती है और उनके लिए काम कर रही है। आज भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं के साथ ही हर क्षेत्र के गौरव को भी
उतने ही गर्व के साथ अपने साथ लेकर के चलती है। और इसलिए आज देश के नौजवानों को सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो भाजपा है। दलितों, पीड़ितों, शोषितों की अगर कोई आवाज है तो वो भाजपा है। देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए, देश के मध्यम वर्ग के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयास अगर कोई कर रहा है तो वो भाजपा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी गरिमा, उनका गौरव सुनिश्चित करने के लिए जिस पार्टी पर भरोसा किया जा रहा है तो वो भाजपा है। आर्थिक सुधार हो, कृषि सुधार हो या फिर देश की सुरक्षा, शिक्षा की बात हो, नई व्यवस्थाओं की बात हो या फिर किसानों, श्रमिकों का हित, ये भाजपा ही है जिस पर देश आज सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये भरोसा भाजपा के लिए, मेरे लिए, आपके प्रधान सेवक के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। ये भरोसा, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। साथियों, ये भाजपा ही है जिसके लिए लोगों का आशीर्वाद और जनता जनार्दन का स्नेह निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पहले से और ज्यादा सीटें जीतकर सरकार में अपनी वापसी की। बिहार में 3 बार सरकार में रहने के बाद भाजपा ही एकमात्र पार्टी है जिसकी सीटों में वृद्धि हुई है। गुजरात में भाजपा 90 के दशक से है और वहां भी इन उपचुनावों में पार्टी ने सभी सीटें जीतकर दिखाई है। मध्य प्रदेश में भी भाजपा ने सीटें जोड़ी है, जबकि वहां भी हमारी सरकार इतने वर्षों से सत्ता में है। यानी देश के लोग भाजपा को ही बार बार मौका दे रहे हैं। भाजपा पर ही सबसे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। साथियों, भाजपा की सफलता के पीछे उसका गवर्नेंस मॉडल है। जब लोग गवर्नेंस के बारे में सोचते हैं तो भाजपा के बारे में भी सोचते हैं। भाजपा सरकारों की पहचान ही गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस से कैसे स्थितियां बदल जाती हैं, बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना करने में इसे मदद मिलती है। और ये हमने कोरोना के इस काल में भी देखा है। जब कोरोना आया तो ये संकट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा बड़े बड़े एक्सपर्ट और वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए थे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे कोरोना ने प्रभावित न किया हो। लेकिन कोरोना के खिलाफ जैसी लड़ाई भारत ने लड़ी, वैसी संभवतः कहीं नहीं लड़ी गई।
जनता कर्फ्यू से लेकर अभी तक जिस तरह इस महामारी का मुकाबला किया गया, इन चुनाव नतीजों ने उसे भी अपना समर्थन दिया है। कोरोना काल में गरीब को राशन से लेकर रोजगार तक के लिए जिस स्तर पर भारत में प्रयास हुए हैं, ये उसका समर्थन है। कोरोना काल में बचाया गया एक एक जीवन भारत की सफलता की कहानी है। साथियों, मुझे पता है आप लोग और खास करके मीडिया के साथी बार बार सोच रहे होंगे कि मोदी ये लंबा लंबा बोल रहा है, लेकिन बिहार पर भी तो कुछ बोलूं। बिहार पर भी जरा विस्तार से बात करूं। बिहार तो सबसे खास है। अगर आज आप मुझे बिहार के चुनाव नतीजों के बारे में पूछेंगे तो मेरा जवाब भी जनता के जनादेश की तरफ, जैसे बिहार की जनता ने जनादेश दिया है, जितना साफ सुथरा जनादेश दिया है, मेरा जवाब भी उतना ही साफ है। और मेरा जवाब है, चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। ये दिखाता है कि बिहार के जन जन में एनडीए के परफॉर्मेंस और भविष्य की संभावनाओं के प्रति कितना विश्वास है। मैं बिहार के अपने भाइयों और बहनों को उनसे कहूंगा, आपने एक बार फिर सिद्ध किया है कि बिहार क्यों लोकतंत्र की जमीन कहा जाता है। आपने फिर सिद्ध किया है कि वाकई बिहारवासी पारखी भी है और जागरूक भी है। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। और साथियों, मैं कल से टीवी पर देख रहा हूं, अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर। साइलेंट वोटर, अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है।
आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये भाजपा ही है जिसके शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी मिलती है। बैंक अकाउंट से लेकर बैंक लोन तक, गर्भावस्था के दौरान मुफ्त जांच से लेकर 6 महीने के अवकाश तक, रसोई को धुएं से मुक्त करना हो या फिर शौचालयों का निर्माण, 1 रुपये में सैनिटरी पैड की सुविधा हो या हर घर बिजली पहुंचाना हो या फिर हर घर जल के लिए अभियान हो, ये बीजेपी ही है जो भारत की महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए उम्र के हर पड़ाव को देखते हुए विशेष प्रयास कर रही है। इसलिए भाजपा पर ये साइलेंट वोटर्स हर बार